नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल संकल्प एकेडमी छत्तीसगढ़ पर। दोस्तों, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS इस रिक्रूटमेंट के नाम से अभी हाल फिलहाल में ये रिक्रूटमेंट जो है आई हुई है। पूरे सेंट्रल लेवल पे इस रिक्रूटमेंट की चर्चा हो रही है कि इस पोस्ट पे बहुत सारे नंबर ऑफ पोस्ट निकाले गए हैं। चलिए बात करते हैं ऐसे कौन कौन से पोस्ट हैं जो आप यहाँ पर एज ए अभ्यर्थी के तौर पे, एज ए एस्पिरेंट के तौर पे शामिल हो सकते हैं। सबसे पहली बात अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि टीचिंग स्टाफ के साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ की भी पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। अगर बात की जाए फॉर्म सबमिट करने की, तो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का जो डेट है, ये आप देखेंगे ऑनलाइन सबमिशन का जो डेट है वो आज की तिथि से स्टार्ट होकर पूरी 31 जुलाई तक ये एप्लीकेबल होगी। मतलब पूरे एक महीने का समय लगभग लगभग आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर बात की जाए फीस की, तो आपको प्रिंसिपल पोस्ट के लिए यहाँ पर 2,000 रुपये की फीस देनी होगी। पीजीटी के लिए आपको 1,500 का यहाँ पर फीस चार्ज लगेगा। और नॉन टीचिंग स्टाफ की बात की जाए तो 1,000 रुपये का यहाँ पर आपको चार्ज लगने वाला है। रही बात अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर कि कौन कौन सा यहाँ पर पोस्ट जो है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि प्रिंसिपल का जो पोस्ट है वो पूरे भारत में सेंट्रल लेवल की चूंकि रिक्रूटमेंट है, तो पूरे भारत में अगर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल का पोस्ट 303 पोस्ट है। पीजीटी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं उसके पोस्ट आपको 2,266 पोस्ट देखने को मिलेगा। अकाउंटेंट की बात की जाएगी तो 361 पोस्ट है। JSA मीन्स जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जिसको JSA के नाम से जाना जाता है, ये आपका 759 पोस्ट, मतलब 759 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और साथ में लैब अटेंडेंट का पोस्ट भी यहाँ पर है जो 373 पोस्ट के तौर पे है। टोटल अगर नंबर की बात की जाएगी दोस्तों, तो आप टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 4,062 पोस्ट के साथ ये सेंट्रल लेवल की रिक्रूटमेंट आपके लिए आई हुई है। रही बात अगर एज की बात की जाए, इसकी क्या योग्यता होगी, इन सभी पर अभी हम डिटेल में बात करेंगे। बहरहाल अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो कैटेगरी वाइज भी आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रिंसिपल के पोस्ट को जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज अगर हम देखेंगे तो 125 पोस्ट जनरल के लिए है। ऐसे ही ईवीएस में 30 है, ओबीएस में 81 है, एससी में 45 है, एसटी में 22 है। तो टोटल आपका मिला के 303 पोस्ट यहाँ पर आपके प्रिंसिपल के पोस्ट हैं। ऐसे ही अगर पीजीटी की भी बात की जाए तो पीजीटी पोस्ट में भी आपके अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांट दी गई है। ये पीडीएफ आपको ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप के जरिए आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप पूरी डिटेल्स और अच्छे से यहाँ पे देख पाएंगे। बहरहाल अगर बात की जाए सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर इंग्लिश का सब्जेक्ट है। हिंदी सब्जेक्ट वाले जो मास्टर डिग्री लिए हुए हैं, इन सभी मास्टर डिग्री के बेसिस पे ये सभी सब्जेक्ट वाले अलाउ किए जाते हैं यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो आप देखेंगे यहाँ पर इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स भी है, साथ में बायोलॉजी के पोस्ट भी हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, कॉमर्स, और आपके लास्ट में कंप्यूटर साइंस तक के मास्टर डिग्री वाले लोगों के लिए यहाँ पर एक अच्छा अवसर उपलब्ध हो रहा है, ये कह सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाएगी तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम पोस्ट की बात करेंगे तो पीजीटी के लिए 2,086 पोस्ट है। मतलब अलग अलग कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे तो ये चूंकि अलग अलग बटी हुई है, और टोटल जब नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो 2,086 पोस्ट है। मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक पोस्ट है जो आपके लिए एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है पीजीटी के तौर पे। ऐसे ही और कुछ जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं उस पर भी अगर हम चर्चा करें तो वो भी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात करते हैं अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का, जो थर्ड लैंग्वेज की भी बात हो जाती है। सबसे पहले तो देखिए हम नॉन टीचिंग पर बाद में आएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर हैं उस पर कुछ अलग जो सब्जेक्ट वाले होते हैं, खासतौर पे जो लैंग्वेज को अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो मराठी या उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली और संथाली, ये 6 लैंग्वेज के बेसिस पे भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की रिक्रूटमेंट यहाँ पर है। टोटल अगर पोस्ट की बात की जाएगी तो टोटल 180 पोस्ट यहाँ पर है। ऐसे ही अगर अब बात करें हम नॉन टीचिंग स्टाफ की, तो चूंकि नॉन टीचिंग स्टाफ में भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी मित्र रहते हैं जिन्होंने बीएड नहीं किया है या अदर बैकग्राउंड से हैं, तो उसके लिए भी एक अच्छा अवसर है। वो कौन कौन से पोस्ट हो सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए
नॉन टीचिंग स्टाफ पे मेजरली अगर हम बात करें तो 3 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। JSA जिसकी बात हो रही थी, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जो कि 759 पोस्ट के साथ है। अकाउंटेंट की बात करेंगे तो 361 पोस्ट हैं। लैब अटेंडेंट की बात करेंगे तो 373 पोस्ट यहाँ पर है। टोटल 1493 पोस्ट आपको यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ के तौर पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, चूंकि देखिए, इसके पहले आप लोगों को ये भी मैं बता दूं, अगर आप जाएंगे इसके EMRS के अगर साइट पे अगर जाते हैं तो आपको नंबर ऑफ और भी बहुत सारे पोस्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर उसके पोस्ट क्यों नहीं आए, तो भाई जाहिर सी बात है, अगर ये रिक्रूटमेंट आई हुई है तो उसी के लिए आई हुई है, क्योंकि ये पोस्ट कहीं ना कहीं खाली थे। अभी जो खाली पोस्ट हैं उसी के लिए रिक्रूटमेंट आया है। इसके अलावा अगर हम बात कहें तो इस एकलव्य स्कूल में और भी पोस्ट होते हैं, बट वो पोस्ट अभी नहीं आए हैं क्योंकि वो रिक्त नहीं है। ठीक है, तो अभी जो रिक्त पोस्ट थे उसी की बात अभी यहाँ पर हम कर रहे हैं। अब बात कर ली जाए थोड़ी सी कि क्या इसके एज क्राइटेरिया हो सकती है, क्या इसका सिलेबस हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट जो पोस्ट डिटेल्स जो हैं, लेवल पे आउट की सैलरी की क्या बात होती है। तो भाई सैलरी पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि सैलरी भी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि प्रिंसिपल के काफ़ी अच्छे लेवल 12 लेवल पे ये पोस्ट आता है, तो काफ़ी ज़्यादा इसके पे स्केल आपको देखने को मिलेगा। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भी जो है वो लेवल 8 का पोस्ट है, जो कि ये कम से कम 47 हज़ार से इसके जो है पेमेंट की बात होती है। अकाउंटेंट की बात की जाएगी तो लेवल 6 पे है। JSA की बात की जाए तो लेवल 2 पे है। और लैब अटेंडेंट की बात की जाएगी तो लेवल 1 पे है, जो कि 18,000 की सैलरी से इसकी स्टार्टिंग होती है। अगर बात की जाए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या हो सकता है, कैसे इसकी परीक्षा ली जाएगी, तो जाहिर सी बात है इसकी एक लिखित परीक्षा होगी दोस्तों। और लिखित परीक्षा कौन से पैटर्न पे होगी, क्या सिलेबस होगा, इस पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे प्रिंसिपल पोस्ट की। दोस्तों, जब प्रिंसिपल पोस्ट की बात होती है तो ये एक ऐसा लेवल का पोस्ट है जिस पर आप समझ पाएंगे कि आपके नॉर्मल जो क्वालिफिकेशन है उसके साथ आपको अनुभव तक की बात होगी। जी हाँ दोस्तों, इस पर अनुभव आपका आएगा। अनुभव की जब बात करेंगे तो वो डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अगर हम इसकी बात की जाए सिलेबस की, जिस पर आपके टोटल 150 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं 150 नंबर में। क्या कौन कौन सा इसमें क्वेश्चन का पैटर्न होगा, क्या कौन कौन सा इसमें सिलेबस होगा। तो सबसे पहले पार्ट 1 की बात की जाएगी तो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आपके 10 नंबर के क्वेश्चन 10 नंबर से पूछे जाएंगे। अगर पार्ट 2 में बात की जाए तो जनरल अवेयरनेस, टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर के होंगे। पार्ट 3 में आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, जिसमें 2 लैंग्वेज सबसे ज़्यादा कंपलसरी है, उसमें हिंदी है और इंग्लिश है। 20 नंबर के टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर के होंगे। पार्ट अगर हम 4th की बात की जाए तो ये एक ऐसा पोस्ट है जो कि आप समझ पा रहे होंगे कि प्रिंसिपल का पोस्ट है, तो इसमें एकेडमिक और रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स भी पूछे जाएंगे। ये डिटेल्स आपको मिल जाएगी NESTS वेबसाइट पर। साथ में 5वें नंबर का सिलेबस है वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे और फाइनेंस लेवल पे आपके सिलेबस होंगे, जो कि NESTS वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। तो ये प्रिंसिपल पोस्ट के जो डिटेल्स थी, खासतौर पे कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सा आपका सिलेबस होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें PGT का, तो PGT में भी लगभग कुछ ऐसे आपके सिलेबस हैं जो लगभग मिलते जुलते हैं, और कुछ सिलेबस आपके अलग होंगे। पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस 10 नंबर के क्वेश्चन 10 प्रश्न के साथ में पूछे जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी की बात होगी तो 20 नंबर के क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे। ऐसे ही अगर हम पार्ट 3 की बात करेंगे तो आपके नॉलेज ऑफ ICT भी पूछा जाएगा, जो 20 क्वेश्चन के साथ में 20 नंबर के होंगे। पार्ट 4 की बात की जाएगी तो टीचिंग एप्टीट्यूड भी पूछा जाएगा, जो 10 नंबर के होंगे 10 प्रश्नों के साथ में। 5वें नंबर के अगर पार्ट की बात की जाएगी तो ये 5वां नंबर जो है वो सब्जेक्टिव रहेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट वाले हैं। कोई हिंदी वाला है, कोई जूलॉजी वाला है, कोई बॉटनी वाला है, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे कोई इंग्लिश का है ना, कोई जियोग्राफी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे जो मास्टर डिग्री अलग अलग हैं उसके बेसिस पे आपके ये क्वेश्चन लगभग आने वाले हैं 70 प्रश्नों के साथ में।
और 5-5 नंबर की जो डिवीजन है अलग अलग जो दिया हुआ है वो आपका रहेगा, एक तो रहेगा पेडागोजी से जुड़ा हुआ और दूसरा रहेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ा हुआ। 2020 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत आपकी पूरी डिटेल्स वाली जो नॉलेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। इसके अलावा आप एक और सब्जेक्ट देख पाएंगे यहाँ पे जो कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, जो 20 नंबर के रहते हैं, 20 नंबर पे पूछे जाएंगे। मींस आपके हिंदी और इंग्लिश से भी यहाँ पे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 2 लैंग्वेज से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये रहा लगभग सिलेबस आपका पीजीटी का, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का। अब बात की जाए अगर अकाउंटेंट की, तो अकाउंटेंट पोस्ट के लिए आप यहाँ पर फिर से देखेंगे सिलेबस जो है क्या कहता है कि 130 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पार्ट आपका पहला रहेगा रीजनिंग एबिलिटी का, जिसमें 20 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएंगे। पार्ट 2 में क्वांटिटी एप्टीट्यूड 30 नंबर के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 3 की बात की जाएगी तो 20 नंबर के क्वेश्चन 20 कहना चाहिए क्वेश्चन के साथ में पूछे जाएंगे, जिसमें आप ये भी ध्यान रखना कि इसमें इंग्लिश और हिंदी का अलग अलग 10-10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। पार्ट 4 की अगर बात कर लें तो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली आप समझ पा रहे होंगे कि अकाउंटेंट का पोस्ट है तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन तो रहेंगे ही, साथ में आपके जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, जो कि टोटल आउट ऑफ 20 नंबर पे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये रहा अकाउंटेंट का आपका सिलेबस। और साथ में एक बात आपको ध्यान रखनी इस अकाउंटेंट पोस्ट में, वो क्या है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अकाउंटेंट पोस्ट के लिए दोस्तों आपको एक और सब्जेक्ट है जो कि 5वें नंबर पे है, जनरल नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, एनुअल टैक्सेशन, अकाउंटेंट। मीन्स ये जो जितना आपको सिलेबस देख रहे हैं वो कॉमर्स बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है। एज ए अकाउंटेंट होने के नाते इन सभी सब्जेक्ट में आपकी महारत होनी चाहिए, जो कि 40 नंबर पे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये रहा आपका अकाउंटेंट के पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस और नंबर। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जूनियर जो JSA जो पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का, ये एक ऐसा पोस्ट है जिसमें आपको टाइपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, मैं टाइपिंग कितने नंबर पे पूछा जाएगा ये बता देता हूँ। सबसे पहले ये आप ध्यान रखिए कि टेस्ट जो होगा कॉम्पिटिटिव टेस्ट क्या होगा कि रीजनिंग एबिलिटी में आपका वही 20 नंबर का क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस के साथ में 20 नंबर के पूछे जाएंगे। पार्ट 2 की बात की जाएगी तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस आपका 30 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाएंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है 2 लैंग्वेज के बेसिस पे, इंग्लिश और हिंदी, ये भी पूछा जाएगा 30 नंबर के 30 क्वेश्चन के साथ में। पार्ट 5 नंबर पे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। जी हाँ, पूरे कंप्यूटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन 30 नंबर के 30 क्वेश्चन के साथ में पूछे जाएंगे। टोटल 130 क्वेश्चन 130 नंबर के साथ पूछे जाएंगे, जो कि JSA पोस्ट के लिए रहेगा। और चूंकि मैंने जैसे पहले ही बताया कि आपको जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी यहाँ पर कंपलसरी होगा। टोटल 50 नंबर के क्वेश्चन, 15 नंबर्स यहाँ पे अलॉट रहेंगे आपके टाइपिंग के लिए, और इस टाइपिंग में आपको एनी हाउ 20 नंबर तक लाने होंगे, जो कि आपके पासिंग मार्क होंगे। तो ये लगभग सिलेबस आपका जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर है। अब ये चूंकि ये डिटेल्स तो आपने देख लिया कि क्या सिलेबस हो सकता है। अब हमारी बात हो रही है एक ऐसे लास्ट पोस्ट पे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसके अभी आपने कहना चाहिए एजेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो आपने नहीं देखा है। सारे क्वालिफिकेशन पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये जो पोस्ट है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे, ये मैं कह सकता हूँ। कारण ये है कि ये सिर्फ 12th लेवल के पोस्ट रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सिलेबस देख लें कि सिलेबस जो है लैब अटेंडेंट का क्या कहता है। सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन आने वाला है रीजनिंग एबिलिटी से, जो कि 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर से। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है वो आपके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश के दोनों 15 पे आएंगे, तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के हिसाब से। और 4th नंबर पे देखा जाए तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, चूंकि आप लैब अटेंडेंट बनने वाले हैं तो बेसिक नॉलेज जो है आपके लैब से जुड़ी हुई, खासतौर पे जो साइंस स्ट्रीम से आप रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और जो मैथ्स आपने जो पढ़ा है ना, जो आपके साइंस स्ट्रीम से कह सकते हैं, उससे रिलेटेड आपके ये क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल 120 नंबर के क्वेश्चन, 120 प्रश्नों के साथ आपको लैब अटेंडेंट के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे आपके एग्जाम में। इसके साथ में
एक बात और जो कि रह गई है, ये भी मैं आपको बता दूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइनस मार्किंग का क्या यहाँ पे सीन होने वाला है। तो भाई जाहिर सी बात है, इस सेंट्रल लेवल का रिक्रूटमेंट है तो इसमें 1/4 मार्क्स तो आपके रहेंगे जो नेगेटिव मार्क के तौर पे आपको डिडक्ट किए जाते हैं गलत क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो 1 मार्क अगर आपका है, 1 नंबर अगर आप सही क्वेश्चन में अगर कोई भी गलती अगर करते हैं तो आपको बिल्कुल 1/4 मार्क्स यहाँ पे आपको उसके लिए काटे जा सकते हैं, मतलब 0.25 जो है माइनस मार्किंग नेगेटिव मार्क यहाँ पे रखा गया है। तो ये डिटेल्स आपने देखा दोस्तों। अब ये भी ध्यान रखना है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना, कि अलग अलग जो रिक्रूटमेंट आई हुई है भाई, तो उसमें क्वालिफिकेशन भी क्या क्या पूछा गया है, किसी में आपका अनुभव पूछा गया है या किस में क्या पूछा गया। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे उस स्लाइड की ओर जहाँ पे आपके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताई गई है। तो ये हम आ चुके हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल के क्वालिफिकेशन पर हम बात करेंगे। प्रिंसिपल चूंकि एक हायर लेवल का पोस्ट होता है दोस्तों, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कम से कम आपके 50 साल से न्यूनतम आयु होनी चाहिए, 50 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ये एज लिमिट दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाएगी तो मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए और साथ में बीएड तो कंपलसरी है ही। एक्सपीरियंस भी एसेंशियल है, जो कि आपका कम से कम 12 साल का अनुभव होना चाहिए एज अ वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी टीजीटी विथ 4 ईयर पीजीटी एंड द अबव। ठीक है, डिजायरेबल भी हो सकता है यदि आप कहीं पर एज ए प्रिंसिपल रहे हों या आपने कभी ऐसे और समय आपने बिताया हो एज ए प्रिंसिपल या रेसिडेंशियल स्कूल में, तो वो डिजायरेबल जो आपके एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे शामिल किए जाएंगे, ये कह सकते हैं। अब बात कर ली जाए आपके पीजीटी टीचर के तौर पे, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो आप देखेंगे उस पर एक एज क्राइटेरिया बताई गई है, जो कि आपकी कम से कम 40 साल से अधिकतम की आयु आपकी नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिलेगा बट बेस्ड ऑन द योर कैटेगरी। एससी एसटी या ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको ये कुछ छूट यहाँ पर मिल सकती है, जो कि सेंट्रल लेवल पे जो छूट मिलती है वही यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। एजेंसियल क्वालिफिकेशन क्या कहता है, तो आपका जो मास्टर डिग्री है वो तो आपके पास होनी ही चाहिए इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट को फिल करने के पहले आपके पास ये उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, मीन्स मास्टर डिग्री के सर्टिफिकेट आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। साथ में और क्या है, तो साथ में भाई आपको तो ये भी पता होगा कि चूंकि आप एज अ टीचर बनने वाले हैं, तो टीचर बनने के लिए दोस्तों आपको ये भी पता है कि आपके पास बीएड या डीएड की डिग्री, बट आप ये जरूर ध्यान रखना कि आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने वाले हैं। कौन सा टीचर बनने वाले हैं? पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी टीचर बनने वाले हैं। तो पीजीटी टीचर के लिए ये जरूर ध्यान रखना कि आपको यहाँ पर बीएड कंपलसरी है, ना कि डीएड। ठीक है, डीएड की हम यहाँ पर बात ही नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, सिर्फ बीएड की डिग्री है जो आपके लिए बिल्कुल रिक्वायर है। 4 साल की अगर आपने डिग्री के साथ बीएड किया है तो भी ये आपका एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, और अच्छा एक बात और देखना कि पोस्ट ग्रेजुएट जब टीचर की बात होती है तो यहाँ पर हमने एक पोस्ट देखा था जो कि कंप्यूटर साइंस से था। तो एज की बात तो वही होगी, लेकिन यहाँ पर एमएससी वाले जो होंगे, खासतौर पे जिन्होंने कंप्यूटर साइंस या आईटी फील्ड से रहे हों या फिर एमसीए किया हो या फिर उन्होंने एमटेक या अगर एमई भी किया हो कंप्यूटर साइंस या आईटी फील्ड से, तो वो पीजीटी टीचर कंप्यूटर साइंस के तौर पे यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में हम और भी बात करेंगे अकाउंटेंट क्या, तो अकाउंटेंट में आपके लिए एज क्राइटेरिया की बात की जाएगी तो मिनिमम 30 ईयर्स होना चाहिए, सॉरी मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब 30 साल से ज़्यादा की आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र है तो आप अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको छूट मिल सकती है, अन्यथा 30 से ज़्यादा की आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। डिग्री में आपको कॉमर्स की डिग्री आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए, वो किसी भी यूनिवर्सिटी की हो सकती है। इसके साथ आप ये देखेंगे कि जेएसए जिस पोस्ट की बात कर रहे थे, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, इसमें 30 साल से अधिकतम आयु आपकी नहीं होनी चाहिए और सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपके पास ये आपकी स्किल होनी चाहिए कि 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है, 35 वर्ड पर मिनट आर जो मिनट की स्पीड जो है वो इंग्लिश टाइपिंग की हो, या फिर 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड जो है वो हिंदी टाइपिंग की होनी चाहिए, तो आप जेएसए के लिए एप्लीकेबल होंगे।
इसके अलावा एक जो और पोस्ट है जो कि लैब अटेंडेंट, जिसके बारे में मैं काफ़ी अच्छे से आप लोगों को बताना चाह रहा था दोस्तों, ये उन सभी दोस्तों के लिए, उन सभी साथियों के लिए काफ़ी अच्छा पोस्ट हो सकता है जिनके पास कोई भी एक्स्ट्रा कैरिकुलम वाले सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ उन्होंने 12th पास किया हो और साइंस स्ट्रीम से हो, तो ये पोस्ट आपके लिए काफ़ी वरदान साबित हो सकता है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो ये बिल्कुल 30 साल से अधिकतम की आयु आपकी नहीं होनी चाहिए। 30 साल, उसके बाद फिर आप अगर कैटेगरी से हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो 12th पास जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि साइंस स्ट्रीम से आते हैं वो लैब अटेंडेंट बन सकते हैं, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने देख लिया कि क्या एज क्राइटेरिया होनी चाहिए और साथ में क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है। अब लास्ट में एक और विशेष बात रह गई दोस्तों, जो जाते जाते मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि कैटेगरी शेड्यूल में आपको कौन कौन से कैटेगरी वाइज कैसे यहाँ पे आप लोगों को छूट मिलती है, तो आप सबको ये भी ऑलरेडी पता है, बट हम फिर भी एक बार चर्चा कर लें कि अदर बैकवर्ड एरिया से ओबीसी से आते हैं तो 3 साल की अधिकतम आयु की छूट आप ले सकते हैं। 5 साल एसटी और एससी वालों के लिए दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से अगर रिलेटेड हैं या फिर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, XYZ जितने भी यहाँ पे अलग अलग तरीके से जो छूट दी जाती है दोस्तों, ये पूरा डिटेल्स आपको PDF के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा। तो आई होप ये जो रिक्रूटमेंट है वो आपको समझ में आई होगी, और जहाँ तक मैं बिल्कुल यहाँ पर अनुभव कर रहा हूँ कि ये रिक्रूटमेंट एक सभी अभ्यर्थी मित्रों के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। ऑलरेडी उन छत्तीसगढ़ वाले सभी अभ्यर्थी मित्रों से मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि आप लोग इस पर दमखम लगा के तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी आपकी टीचर रिक्रूटमेंट यहाँ पर फंसी हुई है, किसी न किसी कारण से स्टे लग रहा है, तो ऐसी स्थितियाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोग बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।